Welcome to Immunology. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum everyone. I hope you all are fine. और प्रीवियस आपने लेक्चर सुन लिया होगा और अब ये हमारा आई थिंक लास्ट इम्यूनो का लेक्चर है और इसमें मैंने नोट्स बनाए हुए हैं। तो हम जो बी सेल की डेफिशिएंसी है किसी भी इंसान में, उससे जो रिलेटेड डिजीज़ है ना, उसकी आपको मैंने टेबल बना के दे दी है। बुक में जो टेबल बनी हुई है ना, वो सिर्फ और सिर्फ उसमें 2 डिजीज़ बताई हुई है। मैंने यहाँ पर जो ये चारों डिजीज़ बताई हुई है ना, मैंने इन सब को मिलाकर ही बताया हुआ और बहुत आसान तरीके से बताया है। ठीक है, अभी पहले मैं लाइन्स लगा लूँ, लगाना भूल गई थी। ठीक है, ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले यूएचएस का फेवरेट क्वेश्चन ये वाला है, यूएचएस का फेवरेट जो कि बारहा आया हुआ है, एक्स लिंक ए गैमा ग्लोबिन। अच्छा, जो मेरे बच्चे, जो स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर लेकर आ रहे हैं, उनको ये नाम पता होगा। ये पहले भी हम डिजीज़ पढ़ के आ चुके हैं। एक्स लिंक ए गैमा ग्लोबिन, ब्रूटन्स डिजीज़, जिसको हम ब्रूटन्स डिजीज़ भी कहते हैं। दोनों नाम याद रखना, दोनों नाम से यूएचएस में शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा, अब सबसे पहले ना तुम लोगों ने ये जब नोट्स से पढ़ोगे ना, तुम लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा पढ़ना। नंबर 1 पॉइंट, एक्स लिंक ए गैमा ग्लोबिन, नाम से याद है एक्स लिंक्ड होनी चाहिए। ये डिजीज़ एक्स लिंक्ड है। ए गैमा ग्लोबिन, हाइपो ए गैमा ए ग्लोबिनीमिया भी कहते हैं इसको, मतलब इसमें ग्लोबुलिन्स कम है, डिक्रीज़ है, मतलब है ही नहीं, ऐसे समझो। इसमें क्या हो रहा होता है, बेसिकली एक्स लिंक्ड है। तो मैंने प्रीवियस चैप्टर में, ये मैं हटा दूँ, मैं प्रीवियस चैप्टर में भी बताया था, जो कि एक्स लिंक्ड होता है ना, वो ज़्यादातर मेल्स में डोमिनेंट होता है ज़्यादातर। अच्छा, इसमें क्या होता है, जो बीटी के जीन है ना, उसमें डिफेक्ट आ जाता है, म्यूटेशन आ जाती है। अब वो किस चीज़ के लिए होता है, ये जीन हमारे पास टायरोसिन काइनेज एंजाइम के लिए बहुत ज़रूरी है। अब टायरोसिन काइनेज एंजाइम आपको पता है ना, बी सेल की मैचुरेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर इसमें डिफेक्ट आ गया ना, तो बी सेल मैच्योर नहीं हो सकता। आपको पता होना चाहिए, जब बी सेल मैच्योर नहीं हो सकता, इसका मतलब वो एंटीबॉडीज़ नहीं बना सकता, वो प्रेजेंट होगा एज अ प्री बी सेल। अब तुम लोगों ने सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि एक्स लिंक्ड है। नंबर 2, कौन से जीन में मसला आ रहा है, टायरोसिन काइनेज एंजाइम में मसला आ रहा है, डिफेक्ट है। अब होगा क्या, बंदे में, इंसान में क्या कमी हो रही है, उसकी वजह से तमाम आईजीजी, मतलब आईजीएम, आईजी डी, आईजीई, आईजीजी, आईजीए, तमाम इम्यूनोग्लोबुलिन्स उस इंसान में डिक्रीज़ हैं, वो तमाम कमी है। अब जब उस बंदे में, हमेशा ये बात याद रखना, जिसमें बी सेल्स की कम, मतलब प्री बी सेल है, एंटीबॉडीज़ की कमी है, उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, रीकरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, बार बार बैक्टीरिया का इन्फेक्शंस हो सकता है, बार बार। ठीक है, जिसमें टी सेल्स की कमी होती है, उसमें वायरल इन्फेक्शंस, इंट्रासेलुलर जो बैक्टीरिया वायरस हो सकते हैं, वो होते हैं। लेकिन जो ये होते हैं, इनमें पायोजेनिक, मतलब जिसमें बी सेल्स की कमी है, उसमें पायोजेनिक पस वाले और रिकरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब तुम लोगों को जब ये याद होगा ना कि टायरोसिन काइनेज एंजाइम की कमी है, तमाम आईजीजी एब्सेंट है, और क्या होगा, क्लिनिकल फीचर में याद करोगे, उस इंसान को रिकरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, बुक की लाइन है, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। आफ्टर 6 months आफ्टर मेटरनल, हाँ, इस बात का क्या मतलब है, ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर दिया, इसमें मैंने ये बात की थी कि हमारे पास अब कंजेनिटल डिजीज़ ये हम पढ़े हैं ना, तो जब बच्चा पहले पहले पैदा होता है, उसमें आईजीजी प्रेजेंट होती है, वो माँ की आईजीजी आती है, और वो 6 से 12 महीने तक आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है। उसके बाद बच्चे का अपनी नॉर्मल बच्चे की खुद इम्यूनिटी डेवलप होना शुरू हो जाती है, लेकिन क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है, इसमें कोई भी एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं हो सकती, बच्चे को बार बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है आफ्टर 6 months के बाद। इसका ट्रीटमेंट क्या है कि आप इंट्रावीनसली इम्यूनोग्लोबुलिन बच्चे के अंदर इंजेक्ट कर लो। इंट्रावीनसली मतलब वेंस के अंदर डायरेक्ट एंटी बॉडीज़ डाल दो, आईजीजी डाल दो, आईजीई डाल दो, आईजीएम डाल दो, सारी एंटीबॉडीज़ डाल दो। ठीक है, ख़ास तौर पे आईजीजी डाल दो। अच्छा, अब चलो बुक से पढ़ाती हूँ एक्स लिंक ए गैमा ग्लोबिन, जिसको ब्रोटन्स डिजीज़ भी कहते हैं। फिर मैं आगे और डिजीज़ आपको बताती हूँ। अब सिर्फ बताने का मकसद ये है मेरे बच्चों कि आपके लिए आसान हो जाना है। अब बी सेल डेफिशिएंसी में आपको पता है, बी सेल का नंबर कम है, या फंक्शन में मसला है, या एंटीबॉडीज़ का लेवल कम है।
अच्छा, वो कहते हैं 6 से 12 महीने तक बच्चा सही रहता है, उसके बाद उसको अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस होना बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। रिकरेंट इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होंगे जिसमें बी सेल्स का मसला होगा और इम्पेयर्ड रिस्पॉन्सेज टू वैक्सीन्स। आपको पता है कि जो इम्यूनो डेफिशिएंट बच्चे होते हैं उसको हम वैक्सीन नहीं लगा सकते, ऑलरेडी हमें ये बात पता है। अच्छा, अब हमारे पास वो कहते हैं कि उसको ये वाले इन्फेक्शंस हो जाएंगे, इसको खुद पढ़ लेना। अब यूएचएस का फेवरेट क्वेश्चन है एक्स लिंक हाइपोगैमाग्लोबिनीमिया, जिसको हम ब्रूटन्स ए गैमाग्लोबिनीमिया, हाइपो मतलब कम, गैमा ग्लोबिनीमिया मतलब ग्लोबुलिन्स कम है, एंटीबॉडीज़ की कमी है, और ये ख़ास तौर पे क्या है, एक्स लिंक्ड होती है, मतलब बॉयज़ में ज़्यादा होगी जो कि एक्स लिंक्ड होती है। अब इसमें तमाम इम्यूनोग्लोबिन्स आईजीजी, आईजीडी, आईजीई की डेफिशिएंसी है। प्री बी सेल प्रेजेंट होंगे, एंटीबॉडीज़ नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? टायरोसिन काइनेज की वजह से। अब तुम लोग ये देखो कि यहाँ पर इन्होंने बेतरतीबी लिखा हुआ है। अगर आप टेबुलर फॉर्म में याद करना शुरू कर दो ना, मतलब ये मसला है तरतीब से, तो आपके लिए आसान हो जाएगा, इसलिए पहले मैंने नोट से पढ़ा है। अब अगर ये मसला है तो बच्चे को या बच्ची को रिकरेंट पायोजेनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होंगे, जो कि बार बार पस वाले बैक्टीरिया इन्फेक्शंस, वो ये हैं, वो याद कर लेना, रट्टा मार लेना। ट्रीटमेंट क्या है? आप गैमाग्लोबिनीमिया अंदर इंट्रावेनसली डाल दो, सिंपल इज़ दैट। ट्रीटमेंट तो वैसे भी आपको याद होना चाहिए। अच्छा, अब ये वाला डिजीज़ हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, आईजीए की डेफिशिएंसी। आपको याद है जब मैंने 20 सेल स्टार्ट कराया था, जो कि हमारा अडॉप्टिव इम्यूनिटी का जब 20 सेल मैंने स्टार्ट कराया था, तो उसमें मैंने आईजीए की डेफिशिएंसी के बारे में बताया था। कुछ पर्सन्स होते हैं उसमें आईजीए नहीं बन सकती, वो क्यों नहीं बन सकती मैं आगे बताती हूँ टेबल से। उसके बाद हमने हाइपर आईजीएम सिंड्रोम भी पढ़ा हुआ है। ये जिन बच्चों को ये डिजीज़ नाम याद है ना, ऑलरेडी ये हम पढ़ के आ चुके हैं। अब ये कहाँ पढ़ा है मैं आपको पहले दिखा देती हूँ प्रीवियस चैप्टर्स में, ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि हम ये अब इतनी सारी डिजीज़ न्यू आ गए हैं। न्यू नहीं है, प्रीवियस चैप्टर्स में है, यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल में है। रुको मैं दिखा देती हूँ। ये मेरे पास है चैप्टर नंबर 61, ठीक है। इसमें हमने बी सेल्स के बारे में बात की थी, और मैंने आपको यहाँ पर हाईलाइट भी कराया था आईजीए की डेफिशिएंसी का, ठीक है। और हमारे पास हाइपर आईजीएम सिंड्रोम। हाइपर आईजीएम सिंड्रोम क्यों होता है ये ऑलरेडी भी हम पढ़ के आ चुके हैं। जिस जिस बच्चे को याद था वो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। अच्छा, अब मैं आपको ये पहले बता दूँ, टेबल से कराती हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए। जिस बंदे में आईजीए डेफिशिएंसी या कंजेनिटल बचपन से वो आईजीए नहीं बना सकता, उसमें क्या होगा, इसका कॉज अननोन है, अभी तक हमें नहीं पता। बस हमें ये पता है कि वो सारी एंटीबॉडीज़ उसमें प्रेजेंट है, आईजीजी भी होगी, आईजीएम भी होगी, आईजीडी भी होगी, सारी हैं। सिर्फ आईजीए की कमी है, उसकी रीज़न आज तक नहीं पता चली, अननोन कॉज है। अब स्पेसिफिक डेफिशिएंसी किस चीज़ की है? सिर्फ आईजीए की। जो हमारे पास एक्स लिंक ए गैमा हाइपो ए गैमा ग्लोबिनीमिया था, जिसको ब्रूटन्स डिजीज़ भी कहते हैं, उसमें तमाम इम्यूनोग्लोबिन्स की कमी थी, लेकिन इसमें ख़ास तौर पे आईजीए की। अब आईजीए कहाँ प्रेजेंट होता है? आपको पता है म्यूकस वाले एरिया में। म्यूकस कहाँ है? मतलब हमारे स्लाइवा वाले एरिया में, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में, हमारे जीआईटी ट्रैक में। तो उस बंदे को रिकरेंट म्यूकोजल इन्फेक्शन हो सकते हैं, मतलब उसके रेस्पिरेटरी में बैक्टीरिया ज़्यादा इन्फेक्ट करेगा, उसके जीआईटी ट्रैक में, उसके यूरोजेनिटल ट्रैक में, इनमें मसला होगा। अच्छा, अब ये बात याद रखना, जिस इंसान में, ये थोड़ी सी अजीब बात है, मुझे भी लगी थी, लेकिन ये नॉर्मल बात है। अच्छा, कभी कभी ना मैं उर्दू भी बोंगियाँ मार के बोल लेती हूँ, तो इसको इग्नोर कर लेना। अच्छा, अब हम मेरे पास क्या होता है कि अगर ना अब किसी इंसान में आईजीए की कमी है, उसकी बॉडी में आईजीए नहीं है, अगर आप इंट्रावेनसली आईजीए डालते हो ना, तो वो ना उसको एक्सेप्ट नहीं करती। ये ना एक ऐसा है, हालांकि जब हम आईजीजी जो नहीं बना रहा था, हम उसमें आईजीजी डाल रहे थे इंट्रावेनसली, हमने उसका ट्रीटमेंट दे रहा था, लेकिन आईजीए की डेफिशिएंसी भी हम नहीं डालते। वो पता है क्या समझती है, हमारी जो बीओटी सेल्स हैं वो समझते हैं ये जो आईजीए बाहर से आई है फॉरेन है, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बना लेते हैं, उसी एंटीबॉडी के खिलाफ भी बॉडीज़ बना लेंगे और उसको ख़त्म कर देंगे। मतलब आईजीए हम बाहर से नहीं दे सकते, इसलिए वो कहते हैं ट्रीट करो इन्फेक्शंस को। मतलब अगर फॉर एग्जांपल मेरा कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हुआ है तो उसके लिए मैं एंटीबायोटिक्स ले सकती हूँ, इंट्रावेनसली अवॉइड करें आप आईजीए डालने से। अच्छा, अब उसके बाद आ जाता है हाइपर आईजीएम सिंड्रोम। अगर जिस बच्चे को ये वाला याद है ना, और यूएचएस का फेवरेट ये भी है, इसमें क्या होता था, आईजीएम बहुत ज़्यादा होती थी और बाकी सारी जो हमारी एंटीबॉडीज़ थी उसमें क्लास स्विचिंग नहीं हो सकती थी। क्यों? वजह क्या थी? रीज़न आपको याद होनी चाहिए। नंबर 1 पे आपने याद रखना है, ये एक्स लिंक्ड है, मतलब बॉयज़ में ज़्यादा है। डिफेक्ट इन CD40 लाइगेंड। अब अगर किसी बच्चे को याद हो तो रुक जाओ मैं दिखा दूँ पहले।
बल्कि दिखाना ही क्या है मैं यहाँ पर बता देती हूँ। अब आपको अगर याद हो तो मैंने आपको बताया था जब टी सेल्स होते थे, टी फॉलिक्यूलर हेल्पर सेल्स जाके बी सेल्स को एक्टिवेट करते थे, ठीक है, वो बी सेल्स जोन में जाते थे। अब बी सेल्स क्या यहाँ पड़े होते थे, उनके पास होती थी ऑलरेडी आईजीएम। अब जो टी सेल था ना वो CD उसके ऊपर होता था CD40 लाइगेंड और वो देता था इंटरल्यूकिन 21। आपको याद है मैंने एमसीक्यूज भी कराया था, इंटरल्यूकिन 21 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़। अच्छा, अब जो हमारा बी सेल है ना उसको इसकी हेल्प की ज़रूरत होती, तो ये उस CD40 लाइगेंड देता था और इसके जो बी सेल्स था उसके पास होता था CD40 रिसेप्टर। जब ये दोनों आपस में मिलते थे तो बी सेल एक्टिवेट हो जाता था और क्लास स्विचिंग कर सकता था, मतलब क्लास स्विचिंग, आईजीएम कन्वर्ट हो सकती थी आईजीजी में, आईजीई में, आईजीए में। लेकिन अब इस डेफिशिएंसी में क्या है, टी फॉलिकुलर हेल्पर सेल्स के पास CD40 लाइगेंड नहीं है, तो वो बी सेल को एक्टिवेट नहीं कर सकता और बी सेल क्लास स्विचिंग नहीं कर सकता। तो इसमें क्या होता था, क्लास स्विचिंग की कमी हो जाती थी। हाइपर आईजीएम सिंड्रोम ये है, इसमें क्या हो रहा है, डिफेक्ट है इन CD40 लाइगेंड में, CD40 लाइगेंड एब्सेंट है, एक्स लिंक्ड है। इसमें क्या होगा, आईजीएम तो बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि आईजीएम बी सेल पे आईजीएम तो ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, लेकिन बाकी तमाम अदर्स में कौन सी आ रही है, हमारी आईजीजी, हमारी आईजीए और हमारी आईजीई, इन सब की क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी हमारी बॉडी में। अब ये आप लैब डायग्नोसिस में भी लिख सकते हो ये बातें। और उस बंदे को क्या होगा जिसमें आईजी इन सारी की कमी है, तो उसको रिकरेंट पायोजेनिक इन्फेक्शंस होंगे, न्यूमोनाइटिस आ जाएगा, जीरो वायरस से, ये नाम याद कर लेना, ये हो सकता है। अब इसको भी क्या करेंगे हम, इंट्रावेनसली इसको आईजीजी प्रोवाइड करेंगे ताकि वो बंदा सर्वाइव कर सके। अब आ जाते हैं कॉमन वेरिएबल इम्यूनोडेफिशिएंसी पे। नाम से जाहिर है कॉमन वेरिएबल इम्यूनोडेफिशिएंसी। नंबर 1 बात, इसका भी हमें रीज़न नहीं पता, इसमें क्या होगा, वेरिएबल रीजन में ना डिफेक्ट आ रहा है। इसमें क्या होता है, ये ना जैसे आईजीए में सिर्फ आईजीए की कमी थी ना, इसमें कॉमन वेरिएबल इम्यूनोडेफिशिएंसी ना है एक्वायर्ड, लेकिन हमारी बुक ने इसमें कंजेनिटल में डाला हुआ है इसको। एक्वायर्ड से मुराद बचपन से नहीं प्रेजेंट, लेकिन ज़िंदगी में किसी हिस्से में दोबारा हो सकती है, मतलब किसी वजह से हो सकती है। अच्छा, सिर्फ वाहिद ये वाली है जो इन्होंने एक्वायर्ड वाली ही जो है ना, कंजेनिटल भी हो सकती है लेकिन मोस्टली एक्वायर्ड है। मैंने नेट से सर्च किया था, उसने कहा था मोस्टली एक्वायर्ड होती है, लेकिन हमारी बुक ने इसमें कंजेनिटल में डाला है। इसमें क्या होता है, सिर्फ आईजीजी कम होती है, बाकी सारी प्रेजेंट है। आईजीए हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, आईजीएम भी, लेकिन ख़ास तौर पर आईजीजी की डेफिशिएंसी है। ये आता नहीं है यूएचएस में। यूएचएस में जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है, हाइपर आईजीएम सिंड्रोम और एक्स-लिंक्ड ए गामा ग्लोबिनीमिया, इसको एज अ शॉर्ट या इसको बस एमसीक्यूज के लिए, इसमें आईजीजी की कमी होगी। इसमें भी क्या होगा, रिकरेंट रेस्पिरेटरी और जीआईटी इन्फेक्शंस होंगे और आप इंट्रावेनसली आईजीजी दे दें। अब सब में एक ही बात है, रिकरेंट बायोजेनिक इन्फेक्शंस हो रहे हैं, तो इसमें कोई रट्टा मारने वाली चीज़ नहीं है। अब जब आप ये हाइपर आईजीएम सिंड्रोम और आईजीए की डेफिशिएंसी और कॉमन वेरिएबल इम्यूनो डेफिशिएंसी पढ़ोगे ना, तो आपको ना आसान हो जाएगा याद करना। अब हमने टेबल फॉर्म में पढ़ लिया, मैं बुक से थोड़ा सा रिवाइज करवाती जाती हूँ। आईजीए में क्या होगा, साइनसिस के इन्फेक्शन ज़्यादा होंगे और लंग्स के इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होंगे। उसके अलावा बंदे में आईजीए की डेफिशिएंसी होगी, रीज़न हमें नहीं पता। इसके लिए आप पेशेंट्स को आईजीई जो है नहीं प्रोवाइड कर सकते। देखो यहाँ नॉट लिखा हुआ है, आप इंट्रावेनसली आईजीए नहीं दे सकते। उसके बाद उन्होंने कहा आगे आगे बात हो रही है। हाइपर आईजीएम सिंड्रोम में क्या होता है, नॉर्मल नंबर है, बी सेल्स नॉर्मल है, लेकिन टी फॉलिकुलर हेल्पर सेल्स में मसला है, उसमें CD40 लाइगेंड नहीं है, जिसकी वजह से वो क्लास स्विचिंग नहीं कर सकता। लेकिन आईजीएम बहुत ज़्यादा है, लेकिन बाकी तमाम आईजीजीज में कमी होगी। हाँ, इसका ट्रीटमेंट किया इंट्रावेनसली आप इन जो है ना डाल दो एंटीबॉडीज़। उसके बाद है सीविड, जिसको कॉमन वेरिएबल इम्यूनो डेफिशिएंसी, इसका कॉज अननोन है, अभी तक नहीं पता चला। इसमें क्या होती है, आईजीजी के लेवल लो होते हैं और बार बार पायोजेनिक बैक्टीरिया जो होते हैं ना, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया और हीमोफिलिक इन्फ्लुएंजा, ये ज़्यादा कॉज करेंगे। ये एक्वायर्ड है मोस्टली, मैंने आपको कहा है ना, ये बचपन में नहीं होती, ये 15 से 35 ईयर्स के दरमियान हो जाती है। इसमें क्या होता है, ये सारा हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आ जाते हैं कॉम्प्लीमेंट डेफिशिएंसीज़ के ऊपर, ठीक है। अब ये बहुत आसान है, इससे यूएचएस में शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आता है, एमसीक्यूज आता है। शॉर्ट क्वेश्चन कहाँ से आता है, जब मैंने कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पढ़ाया था ना, उससे आगे मैंने आपको डेफिशिएंसीज़ भी पढ़ाई थी, मैं आपको दिखा देती हूँ। पहले तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम वाला मैं आपको ना जो है ना
चैप्टर दिखा देती हूँ उसके बाद, बल्कि नोट्स पहले दिखा देती हूँ। हमने कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पढ़ा था, मैंने आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए थे, क्लासिकल पाथवे पढ़ा था, लेक्टिन पाथवे पढ़ा था, अल्टरनेटिव पाथवे पढ़ा था, ठीक है। अगर आपको ये याद नहीं है ना तो आपको ये डेफिशिएंसीज भी समझ नहीं आएंगी। अब आपको ये याद है, बस एक एमसीक्यूज मैं आपको अभी याद करा रही हूँ। जो मैक था ना, मैक हमारे ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया होते हैं उनको मारने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, जो कि नाइजेरिया गोनोकोकस, नाइजेरिया मेनिंजाइटिस, उसके अलावा ग्राम नेगेटिव रॉड्स जो हैं उन सब को मारने के लिए बहुत ज़रूरी होता है मैक, ग्राम नेगेटिव को मारने के लिए हमारी बॉडी में। अब क्या होगा, अब इन्होंने ना यहाँ पर डेफिशिएंसी दिखाई हुई है। आप हमें, बल्कि मैं अब ये पूरा तो नहीं पढ़ाने वाली, मैं आपको दिखा देती हूँ, बल्कि एक बार जो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं ना वो दिखा दूँ। यस, अच्छा, मैंने इसमें ना बहुत, एक मिनट, हाँ अब सही है, मैंने इसमें ना बहुत आसान तरीके से आपको बता दिया। इसमें ना तुम लोगों ने इतना बड़ा पेज बनाने से बेहतर है तुम लोगों ने स्टिकी नोट लेना है। इतना बड़े नोट्स तो मैंने तुम लोगों के लिए बनाया ताकि नज़र आए। स्टिकी नोट्स पे ना छोटा सा ऐसे लिख लेना, एमसीक्यूज़ के लिए आता है वैसे भी। अगर आपकी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में C1 C2 C4 की डेफिशिएंसी है ना तो उस इंसान को SLE हो सकता है, सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रोमाटस। ये ऑलरेडी भी हम पढ़ चुके हैं, कौन सी है, ऑटो इम्यून डिजीज़ है। आपके पास MCQs आ सकता है कि अगर एक इंसान है उसमें हमने ना जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पढ़ा था उसमें C1 से C9 तक प्रोटीन्स के बारे में डिस्कस किया था। हमने क्या कहा था, अगर उसमें C1 और C2 और C4 की डेफिशिएंसी है तो उसमें SLE हो सकता है। अगर C3 की डेफिशिएंसी है, ये मोस्ट सिवियर है। और आपको पता है हमने जो 3 पाथवे पढ़े थे, हमने पढ़ा था क्लासिकल, लेक्टिन और लास्ट में हमने पढ़ा था अल्टरनेटिव पाथवे। इन तीनों में C3 एक बेस था जो कि मैंने आपको याद कराया था, चोक बन रहा होता है C3 कन्वर्टेज। अगर C3 की कमी है ना तो उस बंदे को रिकरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस बार बार हो सकते हैं। जैसे B सेल्स की डेफिशिएंसी में होता था ना, वैसे C3 की डेफिशिएंसी में भी बार बार बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो सकते हैं। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, C5 से C9 की अगर डेफिशिएंसी है तो मैक नहीं बनेगा। आपको पता है ना मैक कैसे बनता था, C5A, C6, C7, C8 और C9 मिलकर मैक बनाते थे, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, जो कि क्या करता था, जो बैक्टीरिया की सेल वॉल में होल करता था और उसकी लाइसिस करवा देता था। और अगर ये मैक नहीं बन सकता तो मैंने आपको कहा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उसको हो सकते हैं उस इंसान को, जिसको हम कहते हैं नाइजेरिया इन्फेक्शंस। अच्छा, ये 3 नई बातें थी। अब ये वाले जो 2 बातें हैं ना, ये ऑलरेडी भी मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में ये डिजीज़ पढ़ा के आ चुकी हूँ। जिस बच्चे ने वो लेक्चर नहीं लिया ना पहले, वो जाके ले ले प्लीज़। अच्छा, उसमें मैंने आपको C1 एस्टरेज इनहिबिटर की डेफिशिएंसी बताई थी और CD59 या 55 की डेफिशिएंसी बताई थी। जिस बच्चे में इसकी डेफिशिएंसी होगी, अच्छा C1 एस्टरेज का काम क्या था ये मैंने उस चैप्टर में बताया हुआ है डिटेल में, अब यहाँ मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी। CD59 और 55 के बारे में ये बात बता रही हूँ कि हमारे जो अपने सेल्स होते हैं ना बॉडी के, उनके ऊपर CD49, 59 और 55 होता है ताकि यहाँ पर मैक आके ना प्रोड्यूस हो सके। और अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो हमारे अपने सेल्स के ऊपर भी मैक बन जाएगा, जिसकी वजह से हमारे अपने सेल्स की लाइसिस हो जाएगी और रेड ब्लड सेल्स की ख़ास तौर पे लाइसिस हो जाएगी, जिसको हम PNH कहते हैं। PNH क्या है ऑलरेडी उसमें हमने बताया है। ये 3 न्यू थी, ये वही वाली बातें। और जिसमें C1 एस्टरेज इनहिबिटर की डेफिशिएंसी होगी उसको हेरिडिटरी एंजियोएडिमा हो जाता है, जो कि स्वेलिंग होती है स्किन की और म्यूकोसा की। अब तुम लोगों ने ये छोटा सा स्टिकी नोट बना लेना। अब मैंने आपको ये सारा कुछ बता दिया है। देखो, अगर C1 C3 और C5 की डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा, C5 इसकी डेफिशिएंसी होगी तो मैक नहीं बनेगा और नाइजेरिया मेनिंजाइटिस और गोनोकोकस के चांसेस ज़्यादा हैं। उसके अलावा CD59 और इसकी भी हम पढ़ के आ चुके हैं, GPI और ये सारा कुछ पढ़ के आ चुके थे। ये GPI के बारे में भी मैंने वहाँ बताया हुआ था, ये पुरानी बातें हैं। PNH और हेरिडिटरी एंजियोएडिमा हम पढ़ के आ चुके हैं। अब आ जाते हैं फैगोसाइड्स की डेफिशिएंसी पे। आपको अगर याद है फैगोसाइड्स का स्ट्रक्चर, मतलब उसका मैकेनिज़्म, जब मैंने आपको मैक्रोफेजेस पढ़ाया था, मैं वो चैप्टर भी दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए। और मैं अब आपको नोट्स से भी पढ़ाना चाहती हूँ कि मैंने इसके लिए नोट्स भी बनाए हैं। मतलब ऐसे समझो, अगर तुम लोगों ने ये टेबल बना ली ना, अच्छा बुक में ये टेबल नहीं बनी हुई इसकी, अगर आपने ये टेबल बना ली ना तो आपके लिए ये डिजीज़ याद करना फिंगर टिप का काम है।
मुश्किल नहीं होगी। अच्छा, सबसे पहले ना मैं थोड़ा सा आप लोगों को फैगोसाइड की डेफिशिएंसी, फैगोसाइड्स दिखा दूँ जो चैप्टर में हम पढ़ के आए हैं, फिर उससे रिलेटेड मैं डेफिशिएंसी बताती हूँ। यहाँ पर हमने जो पहली पहली डिज़ीज़ अब पढ़ेंगे ना फैगोसाइड की डेफिशिएंसी, वो है क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटोस डिज़ीज़। अब ये ऑलरेडी भी मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाई हुई है और मैंने कहा था ये यूएचएस का शॉर्ट क्वेश्चन भी है, एससीक्यू भी है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर भी देखो फैगोसाइड की डेफिशिएंसी में पहले पहले उन्होंने क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटोस डिज़ीज़ की बात की हुई है, ठीक है। अब ये सारी एक लिहाज से सारी रिपीट हो रही हैं इस चैप्टर में। क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटोस डिज़ीज़, अब मेरी बात सुनो, इसमें क्या होता है आपको ये याद होना चाहिए। अगर आपको मैक्रोफेज का स्ट्रक्चर याद है ना, मैक्रोफेज कैसे किसी भी चीज़ को किल करता था, तो आपके लिए समझना, मतलब ये सारा अगर आपने लेक्चर लिया हुआ है ना मेरा, तो आपको डेफिशिएंसी भी समझ आ जाएगी। ओके, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टेबल से, ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए, फिर मैं आपको बुक से पढ़ाती हूँ। यार सीधे हो जाओ, 1 मिनट। नंबर वन पॉइंट आपको पहले ये जो हमारे फैगोसाइड की डेफिशिएंसी है, इनके नाम आने चाहिए डेफिशिएंसीज के, जो कि क्रॉनिक, अब आपके पास एमसीक्यूज आ सकता है, क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटोस डिजीज़ किस चीज़ की डेफिशिएंसी होगी इसमें, बी सेल की, टी सेल की या फैगोसाइड्स की। तो आपने क्या कहना है, फैगोसाइड्स की। तो इस तरीके से आपको डिजीज़ इतनी अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। अच्छा, क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटोस डिजीज़ क्या है, एक्स लिंक रिसेसिव है, मतलब एक्स लिंक है तो बॉयज़ में ज़्यादा होगी। अब इसमें क्या हो रहा है बेसिकली, 1 मिनट पहले मैं ना लाइन लगा लूँ। इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, इसमें NADPH ऑक्सीडेज जो एंजाइम था ना, उसकी डेफिशिएंसी। अब NADPH ऑक्सीडेज एंजाइम क्यों ज़रूरी है, अगर आपको, रुक जाओ मैं तुम लोगों को दिखा दूँ, पहले बुक से बता, मतलब पेज पे भी बता देती हूँ, लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस सुन लो। ये देखो, मैक्रोफेज हमारे पास जब ना बैक्टीरिया आता था, मैंने कहा था वो इनगल्फ करता है, वो क्या बनाता था, फैगोसोम बनाता था, इसका फैगोसोम। अब इसके पास होता था, हमारे पास जो मैक्रोफेज है ना, इसके पास होता था NADPH ऑक्सीडेज एंजाइम होता था, जो कि क्या करता था, हमारे ऑक्सीजन की मदद से ना उसको सपर ऑक्साइड में करता था ऑक्सीजन को, फिर उसको हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता था। जब हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनता था ना, उसके ज़रिए इस बैक्टीरिया को किल कर देता था, फैगोसाइटोस। अगर एक मैक्रोफेज के पास जेनेटिकली NADPH ऑक्सीडेज नहीं है, उसकी डेफिशिएंसी है, तो वो क्या बैक्टीरिया को किल कर पाएगा, जो बैक्टीरिया उसके अंदर जा रहा है, नहीं, उसके वो डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगा, उस बैक्टीरिया को किल ही नहीं कर पाएगा। फिर होगा क्या, फिर जब बैक्टीरिया को किल ही नहीं कर पाएगा, तो उस बंदे को कैटलेस पॉजिटिव बैक्टीरिया जो कि, हाँ, और फंजाई जो है ना, ये सारे इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और क्या करेगा, फिर ना आपको पता है, जब ना हमारा ना इम्यून सिस्टम, हमारा जो इम्यून सिस्टम है ना, किसी चीज़ को किल नहीं करता ना, मतलब मैक्रोफेजेस हैं, अगर यहाँ बैक्टीरिया आया है उसको किल नहीं कर सकता, तो मैक्रोफेज क्या करेगा ना, उसके इर्द गिर्द जमा हो जाएगा। जिस चीज़ को किल नहीं कर सकता ना, उसके इर्द गिर्द जमा होकर ना एक हार्ड सी फॉर्म, मतलब वो कहता है मैं तुम्हें पकड़ मार तो नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हें जाने भी कहीं नहीं दूंगा। तो क्या बना लेता है, ग्रैनुलोमास बना लेता है। ये ऑलरेडी भी मैंने बात बताई हुई, ग्रैनुलोमास क्या होते हैं, वो इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं इसके, कि भाई हम तुम्हें खा तो नहीं सकते, मार तो नहीं सकते, लेकिन तुम्हें कहीं जाने भी नहीं देते। तो पैथोलॉजी क्या होगी, फॉर्मेशन ऑफ ग्रैनुलोमास बन जाएंगे। और इसके लिए ना आपने टेस्ट याद करना है, ये ना आपको एक तो यूएचएस का ना वाइवा में भी पूछा जा सकता है, और ये ना एक्सरसाइज में एमसीक्यूज भी आया हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये टेस्ट क्या है मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ, लेकिन उससे पहले आपको सिर्फ ये याद होना चाहिए, जो क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटोस डिजीज़ है, इसमें NADPH ऑक्सीडेज की डेफिशिएंसी है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन पेरोक्साइड नहीं बन पाएगा और वो बैक्टीरिया को किल नहीं कर पाएगा। अब आ जाते हैं हम दूसरी डिजीज़ पे, जिसका नाम है चिडियाक, नाम भी बहुत बुरे हैं, हिगाशी सिंड्रोम। ये जो अंग्रेज़ होते हैं ना, ये ऐसे ही नाम रखते हैं, चिडियाक, हिगाशी सिंड्रोम। अब ये क्या है, ये एक्स लिंक्ड नहीं है, ये है ऑटोसोमल रिसेसिव। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमारे पास एक लिस्ट जीन है, उसमें म्यूटेशन आ रही है, लिस्ट जीन है। अब अगर आपको याद हो तो, अब याद आपको अगर हो,
NADPH एंजाइम्स की तो अलग बात है। अच्छा, NADPH ऑक्सीडेज की आपको ये बात भी होगी, ये मैं बात बताना भूल गई हूँ, अभी याद आई है। ऑक्सीडेटिव बर्स्ट भी नहीं बन पाएगा, जिसमें इसकी डेफिशिएंसी है उसमें ऑक्सीडेटिव बर्स्ट नहीं बन पाएगा। ऑक्सीडेटिव बर्स्ट क्या है, ऑलरेडी मैंने जब आपको ये चैप्टर पढ़ाया था ना इनेट सेल्स का, तब ये पूरा एक्सप्लेन किया था। पहले वो जाके लेक्चर ले लो, फिर आपको डेफिशिएंसी समझ आएंगी। अच्छा, अब यार मैं सोच इस पेज को दफ़ा करूँ। अच्छा, इधर लिख लेते हैं। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, चिडियाक हिगाशी सिंड्रोम। इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या मसला आ रहा है, इसमें हमारे पास जो मैक्रोफेज है ना, मैक्रोफेज आपको पता है ना, जब वो ना बैक्टीरिया आता है उसको इनगल्फ करता है। मतलब जब इनगल्फ करता है ना बैक्टीरिया, तो उसको हम जब वो अंदर जाता है हम उसको फैगोसोम कहते हैं। फिर हमारे ना जो हमारा मैक्रोफेज है उसके अंदर होते हैं लाइसोसोम एंजाइम्स पड़े होते हैं। ठीक है, अब ना वो लाइसोसोम्स एंजाइम्स जो है ना, वो इसके अंदर फैगोसोम के साथ मिलाएगा और बना देगा फैगोलाइसोसोम्स। ठीक है, अब जब फैगोलाइसोसोम बनाएगा तो वो जो लाइसोसोम्स एंजाइम है वो इसको किल करेंगे। ठीक है, अब इस चिडियाक हिगाशी सिंड्रोम में पता क्या हो रहा है, ये जो लाइसोसोम है ना और फैगोसोम, ये आपस में इनकी इन्फ्यूजन नहीं हो रही। मतलब ये आपस में मिलेंगे नहीं तो फैगोलाइसोसोम नहीं बनेगा और किलिंग भी नहीं होगी। इस वजह से मसला आ रहा है। मतलब आप ऐसे समझो, जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारा है, स्टमक का पता है, उसमें हमारे पास, आपको ये भी पता होगा, हमारे पास HCl रिलीज़ हो रहा होता है। मतलब बहुत सारे एंजाइम्स रिलीज़ हो रहे हैं। जब वो चीज़ ही नहीं है तो हमारी खाने जो भी हम खा रहे हैं वो डाइजेस्ट तो नहीं हो रहा। अब मैक्रोफेज इनगल्फ तो कर रहा है, लेकिन वो अपने लाइसोसोम एंजाइम ही नहीं है, तो वो डाइजेस्ट कैसे करे इस फैगोसोम को। तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पर किलिंग में मसला आ रहा था, यहाँ पर डाइजेशन, खाने में मतलब डाइजेस्ट करने में मसला आ रहा है। अब इससे क्या होगा, इससे भी उस इंसान को पायोजेनिक इन्फेक्शंस हो जाएंगे। और क्या होगा, आपके न्यूट्रोफिल्स जो हैं, जो आपको पता है न्यूट्रोफिल्स भी क्या करते हैं, फैगोसाइटोसिस करते हैं। अब जो न्यूट्रोफिल्स हैं उनमें क्या बन जाएंगे, लार्ज ग्रेन्यूल्स बड़े बड़े पड़े हुए होंगे। मतलब वो जो कि फैगोसोम पड़े हुए होंगे, उसको खा तो नहीं सकता बेचारा उसके। अब आप फॉर एग्जांपल आपका स्टमक डाइजेस्ट नहीं कर सकता, वो बेचारा खाना तो वहीं पड़ा है, डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगा, आपको एसिडिटी हो जाएगी। मतलब ये हिसाब हो रहा है एक लिहाज से। अच्छा, अब आ जाते हैं लास्ट डिजीज़। ये तो आपके लिए बच्चों वाली बात है। अच्छा, सबसे पहले ना मैं इस टेस्ट के बारे में बताती जाती हूँ और इसका ये बता रही हूँ, इसके लिए माइक्रोस्कोपी करते हैं। इस टेस्ट का नाम है इसके लिए, जो कि हमारे पास क्रॉनिक ग्रेनुलोमेटोस डिजीज़ है, जिसमें NADPH ऑक्सीडेज की कमी है और ऑक्सीडेटिव बर्स्ट नहीं बन सकता और किलिंग नहीं हो सकती किसी भी बैक्टीरिया की। तो उसके लिए हम टेस्ट करते हैं NBT और DCF। ये बुक में लिखा हुआ है, मैं आपको हाईलाइट कराती हूँ। NBT क्या है, नाइट्रो ब्लू टेट्राजोलियम। इसमें क्या होता है, इसमें ना अगर आपके न्यूट्रोफिल या आपके जो मैक्रोफेज है ना वो नॉर्मल है। अब जो न्यूट्रोफिल है ना, अगर आप वो भी आपको पता है ना, वो फैगोसाइटोसिस करते हैं न्यूट्रोफिल। अब ना इस टेस्ट में क्या करते हैं, हम न्यूट्रोफिल्स को उठाते हैं और ना उसको ना कलर करते हैं। अगर न्यूट्रोफिल का कलर ब्लू आ गया तो इसका मतलब हमारे न्यूट्रोफिल नॉर्मल है। लेकिन अगर ये टेस्ट नेगेटिव आया, मतलब ब्लू कलर ना आया, तो इसका मतलब हमारे जो न्यूट्रोफिल्स हैं ना उनमें NADPH ऑक्सीडेज की कमी है और ऑक्सीडेटिव बर्स्ट नहीं बन रहा, और इसका मतलब हमारे न्यूट्रोफिल्स जो है वो अब नॉर्मल है। बिल्कुल सेम एग्जैक्टली डाइक्लोरोफ्लोरेसेंस में क्या होता है, DCF में क्या होता है, ये फ्लो साइटोमेट्री की तरह है। अब फ्लो साइटोमेट्री में आपने ये बात याद रखना है, जो नॉर्मल फ्लो साइटोमेट्री आपको पता होगी, पहले भी हमने डिस्कस किया, आगे भी डिस्कस करने हैं। गला खुश्क हो गया। अच्छा, फ्लो साइटोमेट्री में जब हम नॉर्मल न्यूट्रोफिल्स को भेजते हैं ना तो वो चमकते हैं, मतलब ग्लो करते हैं। लेकिन अगर एबनॉर्मल है न्यूट्रोफिल, जिसमें जो किलिंग नहीं कर सकता, तो वो चमकेगा नहीं। तो इसलिए टेस्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। बस इतनी सी बात है, इतना याद रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, थक गई हूँ मैं। अच्छा, अब हमारे पास आ जाता है LAD, जिसको हम ल्यूकोसाइट एडेशन डिजीज़ कहते हैं। इसका मतलब क्या है, ये मैं आपको एक फिगर से याद कराती हूँ, जो कि मैंने आपको इनेट सेल्स में दिखाई थी। पहले वो दिखा देती हूँ, फिर मैं इस डिज़ीज़ के बारे में आपको बताती हूँ। वेट अ मिनट, अब मैं चलती हूँ अपनी फिगर पे।
ये है हमारे पास वो फिगर जिसमें मैं आपको ये बताना चाहती हूँ ल्यूकोसाइट एडिशन डिजीज़ हो रही है। इसमें क्या होता है, ये जो हमारे न्यूट्रोफिल्स हैं, आपको अगर याद हो, मैंने यहाँ पर आपको ये ना बोर्ड पर ये बात समझाई हुई थी। मैंने ये आपको बोर्ड पर लिख के डायग्राम बना के दिखाया था। मैंने कहा था हमारे जो एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस हैं ना, जब वो इनगल्फ करते हैं ना, तो वो ऐसे साइटोकाइन रिलीज़ करते हैं जो कि इंटरल्यूकिन 1 और ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फ़ा रिलीज़ करते हैं और न्यूट्रोफिल्स को बुलाते हैं कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, खाना आया, जल्दी से आओ। अब न्यूट्रोफिल का ना जो आने का तरीका है ना साइट ऑफ इन्फेक्शन पे, वो क्या करता है, वो एंडोथेलियम से चिपक चिपक के आता है, यूं रोल कर करके ऐसे आता है, बॉल की तरह यूं गोल 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 करके आता है। अच्छा, वो चिपकता किस तरीके से, इनके पास होता है, न्यूट्रोफिल्स के पास होता है इंटेग्रिन्स प्रोटीन्स। इंटेग्रिन प्रोटीन में एक होती है ICAM1। ये अब ना जिसमें ये डेफिशिएंसी है ना ल्यूकोसाइट एडिशन डिजीज़ में, मतलब ल्यूकोसाइट एडिशन नहीं कर पा रहे एंडोथेलियम के साथ। क्यों? क्योंकि इसके ICAM1 नहीं है इनमें ना, इसमें मसला आ जाता है। एक जीन है जो कि ICAM1 बनाता है, उसमें म्यूटेशन आ गया तो ICAM1 नहीं है। इंटेग्रिन्स जो है ना वो न्यूट्रोफिल पे लगी हुई होती हैं, वो ना चिपकने के लिए हेल्प करती है। इंटेग्रिन्स यहाँ रिसेप्टर होते हैं और न्यूट्रोफिल उसके साथ ना चिपक चिपक कर रोल कर करके आते हैं। अब जब ल्यूकोसाइट चिपक ही नहीं सकते एंडोथेलियम से, तो वो ऐसे आएंगे कैसे? इनका आने का एक तरीका होता है जिसकी वजह से ल्यूकोसाइट एडिशन डिजीज़ हो जाती है। इसमें लैब डायग्नोसिस पता है क्या होगी? ब्लड में तो न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट हैं बहुत ज़्यादा है, लेकिन बंदे को बार बार इन्फेक्शन हो रहा है क्योंकि ल्यूकोसाइट एडिशन डिजीज़ है। अब आ जाओ अपने जो है ना, हम इस पे आ जाते हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा देख लो, इसमें एडहेजन डिफेक्ट आ रहा है, मतलब चिपकने में। ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। इसमें क्या हो रहा है, म्यूटेशन हो रही है बीटा चेन ऑफ इंटेग्रिन। इंटेग्रिन क्या है, एक प्रोटीन है जिससे वो अटैच होता है एंडोथेलियम से, यूं बॉल की तरह चिपक चिपक के। जैसे छिपकली नहीं होती, छिपकली भी तो दीवारों पर चिपकी हुई होती है ना, मतलब चल रही होती है, तो न्यूट्रोफिल भी ऐसे चिपक चिपक के आता है। तो न्यूट्रोफिल्स जो है ना एडहेयर नहीं कर पाएंगे एंडोथेलियम से, और वो ब्लड में ही बेचारे प्रेजेंट रहेंगे। इस वजह से पायोजेनिक इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होगी और नो पस फॉर्मेशन, हाई वाइट ब्लड सेल्स काउंट, मतलब न्यूट्रोफिल्स बहुत ज़्यादा होंगे ब्लड में, लेकिन वो इन्फेक्शन पे नहीं पहुंच सकेंगे। और इसके लिए हम फ्लो साइटोमेट्री कराएंगे तो हमें मसला पता चलेगा। अब आ जाओ, अब लास्ट डिजीज़ है साइक्लिक न्यूट्रोपीनिया, वो मैं आगे बताती हूँ। ठीक है, सबसे पहले अब बुक से रिवाइज करते हैं ताकि हमें सारा कुछ क्लियर हो जाए। अच्छा, अब हमारे पास है फैगोसाइड डेफिशिएंसीज में क्रॉनिक ग्रैनुलोमैटोस डिजीज़। इसमें जिन बंदों को ये डिजीज़ होगी, ये हमने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया था, उसको स्टैफ ऑरियस बहुत चांसेस हैं, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हो सकते हैं। खैर ये तो बातें छोड़ो अभी। अच्छा, इसमें होता क्या है, ग्रैनुलोमैटोस डिजीज़ में इंट्रासेलुलर माइक्रोसाइब्रो एक्टिविटी ऑफ फैगोसाइड नहीं हो सकता, मतलब इसमें NADPH ऑक्सीडेज एंजाइम की डेफिशिएंसी है जिसकी वजह से हाइड्रोजन परऑक्साइड नहीं बन सकता और ऑक्सीडेटिव बर्स्ट नहीं बन सकता। जब ऑक्सीडेटिव बर्स्ट नहीं बन सकता तो वो बैक्टीरिया को किल नहीं कर सकता, किलिंग मसला आ जाएगा। तो इस वजह से जो बंदा है ना, उसको कैटालेस पॉजिटिव टेस्ट वाले जो बैक्टीरिया होते हैं जैसे स्टैफाइलोकोकस, ये सारे इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होंगे। स्टैफ ऑरियस बहुत ज़्यादा होगा उसको। अब ये है क्या, एक्स लिंक्ड है। अब तुम लोग ये देखो, एक्स लिंक्ड है और ये बाय द एज ऑफ 2 ईयर्स के बाद डोमिनेंट होने शुरू होती है। इसके लिए टेस्ट हम नाइट्रो ब्लू टेट्राजोलियम करते हैं और डाइक्लोरोफ्लोरेसेंस। इन टेस्ट में क्या होता है, नॉर्मल कलर ब्लू कलर आ जाता है न्यूट्रोफिल का, लेकिन जिन बंदों को ये क्रॉनिक ग्रैनुलोमैटोस डिजीज़ होती है ना, वो फेल टू प्रोड्यूस ब्लू कलर, उनके न्यूट्रोफिल कलर ब्लू कलर नहीं प्रोड्यूस कर सकते। ये बात हो गई। उसके बाद उन्होंने DCF के बारे में बताया कि उसके लिए हम फ्लो साइटोमेट्री करते हैं उसमें, और उसमें क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स ग्लो कर रहे होते हैं। ये ऑलरेडी मैं आपको बता दी हूँ। ट्रीटमेंट क्या है कि आपने एप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक्स देनी है, ठीक है। गैमा इंटरफेरॉन भी दे सकते हो, ट्रीटमेंट को खैर छोड़ भी दो। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हम, और इसके बाद मैंने आपको पैथोलॉजी ये बताई थी कि इसमें ग्रैनुलोमास बन जाते हैं, क्योंकि
जिस चीज़ को वो किल नहीं कर सकता ना, वो उसके करीब करीब। अब ये जो ग्रैनुलोमाज है ना, ये ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करते हैं। अब देखो बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़ी हार्ड ग्रैनुलोमाज अगर आपकी बॉडी में बन गया है तो वो ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करेंगे आपके स्टमक में, एजोफेगस में, ब्लैडर में, तो वो मसला होगा। इसका कॉज हमें अननोन है, वो कहता है ग्रैनुलोमाज का। अच्छा, अब एक दूसरी डिजीज़ है चेडियाक हिगाशी सिंड्रोम। इसको ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है। इसमें क्या होता है, बेसिकली जो लाइसोसोम है ना ऑफ न्यूट्रोफिल, वो फ्यूज़ नहीं हो सकते फैगोसोम से, जिसकी वजह से फैगोलाइसोसोम नहीं बनेगा और डाइजेशन सही से नहीं हो सकती, ये मसला आएगा। अब अगला है ल्यूकोसाइट एडिशन डिजीज़। इसमें क्या होता है, जो इसमें ना डिफेक्टिव एडिशन हो रही है, मतलब एडिशन नहीं हो पाएगी, लाफा वन नहीं बन रही। ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। इसमें म्यूटेशन आती है बीटा चेन ऑफ इंटेग्रिन में। इंटेग्रिन जो है ना, उसकी बीटा चेन में मसला आ जाता है, जिसकी वजह से एडिशन नहीं हो पाएगी। लेकिन नंबर ऑफ़ ल्यूकोसाइट्स ब्लड में ज़्यादा होंगे, लेकिन वो इन्फेक्शन वाली साइड पे नहीं पहुंच सकते। अब लास्ट हमारी फैगोसाइट की डिजीज़ है, जिसको साइक्लिक न्यूट्रोपीनिया कहते हैं। ये मुझे बड़ी मुश्किल सी लगी थी, इसलिए मैंने इसमें टेबल में इसको ऐड नहीं किया। अच्छा, इसको समझने के लिए आपको अपनी पता क्या समझनी पड़ेगी, आपको ना समझना पड़ेगा न्यूट्रोपीनिया का मतलब क्या है, न्यूट्रोफिल्स की कमी, मतलब नंबर कम हो के जाना। साइक्लिक मतलब एक साइकिल से चलना। ये ज़रा गौर से सुन लो। इसका कॉज वैसे अभी अननोन है, लेकिन ना हाइपोथेसिस है क्या है वो मैं आगे बताती हूँ। इसमें क्या होता है, इसमें ना एक साइकिल चलती है 21 डेज़ की साइकिल। 21 डेज़ के बाद 21 डेज़ में ना आपके पूरे न्यूट्रोफिल नॉर्मल है। आप एक ऐसे इंसान हो, न्यूट्रोफिल नॉर्मल है आपके 21 डेज़ के। जैसे 21 डे आया, 3 से 6 दिनों तक ना आपके न्यूट्रोफिल अचानक से लो हो गए, मतलब न्यूट्रोफिल नंबर ऑफ न्यूट्रोफिल्स बिल्कुल लो हो गया अचानक से, विदाउट एनी रीज़न। और उस दौरान आपको पता है, जब न्यूट्रोफिल 75% हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ना, वो न्यूट्रोफिल्स होते हैं। अगर न्यूट्रोफिल की इतनी कमी आ जाएगी, शदीद कमी आ जाएगी, तो आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन, पायोजेनिक इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और आपकी ज़िंदगी को भी ख़तरा है, जो कि अचानक से इतने न्यूट्रोफिल्स कम हो गए विदाउट एनी रीज़न, अचानक से। तो ये ना एक साइकिल चलती है इन बंदों में ना, क्या होता है, साइकिल चल रही होती है 21 डे की साइकिल। उसमें अचानक से ना, मतलब अब जैसे मेंसेस होते हैं जिनको पीरियड्स आते हैं हम गर्ल्स को, तो बेसिकली होता क्या है कि हमारी एक साइकिल चलती है 28 डेज़ की। 28 डेज़ के बाद हमें मेंसेस आने हैं। किसी को 3 दिन के लिए आते हैं, किसी को 3 to 7 डेज़ के अंदर आते हैं। बिल्कुल सेम एग्जैक्टली इनकी एक साइकिल चलती है। न्यूट्रोफिल ब्लड में बिल्कुल नॉर्मल है। 21 डे के बाद 3 से 6 दिन तक अचानक से न्यूट्रोफिल का काउंट बहुत लो हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपको चांसेस बहुत ज़्यादा है। लेकिन जैसे ही आपके दोबारा से न्यूट्रोफिल नॉर्मल होते हैं ना, फिर खुद से नॉर्मल हो जाते हैं, 3 से 6 दिनों के बाद खुद नॉर्मल हो जाते हैं ना, तो फिर आप फिर से नॉर्मल हो जाते हो वो पर्सन। अब इसमें ना वो कहते हैं कि ना जीन, कौन से जीन में म्यूटेशन है, न्यूट्रोफिल एलास्टेज जो एंजाइम बनाता है ना, वो कहते हैं एक हाइपोथेसिस है। वो कहते हैं कि आपकी जो बोन मैरो है ना, आपको पता है बोन मैरो में हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल होते हैं। हिमेटोपोइटिक में एक ग्रेन्युलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर होता है, एक ए ग्रेन्युलोसाइट। जो ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं वो ग्रेन्यूल्स बनाता है, मतलब NEB वाले हमारे न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल बनाता है। उनकी वजह से ना मसला हो सकता है वो कहते हैं रीज़न, लेकिन ये हाइपोथेसिस है, कंफर्म नहीं है। अब आ जाते हैं पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर डेफिशिएंसी। अच्छा मैम, ये ना वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो मैं ये लास्ट वाला टॉपिक जो बच्चों वाला टॉपिक है, ये मैं ना नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करती हूँ। लेकिन सुनना एक ही दिन बहुत आसान है। तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रही हूँ।